नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसके बारे में। यह हमारा जो परीक्षा धाम की पर्यावरण विज्ञान स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो पुस्तक आती है यूनिट 7 की, एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 7 से जुड़ी हुई। तो इसमें जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसका एक 11वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है या फिर बोलें स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसकी कैसे शुरुआत होती है, उसका प्रमुख रूप से विकास क्या है और मुख्य रूप से उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या है कि पृथ्वी और वायुमंडल से परे जो गतिविधियों का संचालन हो रहा है उसमें जो प्रयोग किए जाने वाली जो तकनीक है उसको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहा जाता है। वहीं देखें हम इसके अंतर्गत अंतरिक्ष यान, उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन, कक्षीय प्रक्षेपण यान, संचार से जुड़ी हुई अंतरिक्ष प्रणोदन की जो चीज़ें होती हैं उन सबको हम पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाते हैं वो विक्रम साराभाई या डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम से हम उन्हें याद करते हैं। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है जो इतिहास है उसके बारे में। 1964 में हमारे यहाँ पे जो समिति थी, भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग के लिए बनाई गई थी ट्रल्स के नाम से, तो उसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ में इसी जो समिति बनी थी हमारी राष्ट्रीय समिति अंतरिक्ष से जुड़ी हुई, उसी के बिहाफ में आगे जाके इसका विस्तृत रूप में इसरो की स्थापना कर दी गई। तो भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को कर दी गई थी। और ये किसके तहत की गई थी? तो परमाणु व ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसकी की गई थी। कभी अगर पूछ ली जाए क्वेश्चन तो आप बता सकते हो। उसी के साथ 1971 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो हमारा स्पेस सेंटर है उसकी स्थापना की गई, अंतरिक्ष केंद्र, उसके 1972 में। और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई और जून 1977 में अंतरिक्ष विभाग की भी स्थापना कर दी गई। 1972 ही है। और सितंबर 1972 में जो हमारा पहले ही परमाणु विभाग के अंतर्गत आता था इसको किसके विभाग के अंतर्गत लाया गया? तो 1972 में से अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया। पहले पूछा जाए इसरो किसके अंतर्गत काम करता था, तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता था, लेकिन 1972 में से अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया। और फिर 1984 में राकेश शर्मा जी 8 दिन के लिए रूसी जो स्पेस स्टेशन है उसमें उन्होंने समय बिताया। और ये बहुत कोट फेमस है कि जब इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा था कि राकेश शर्मा जी कैसा लगता है भारत ऊपर से, तो उन्होंने कही सारे जहाँ से अच्छा। तो ये वाक्यांश था। वहीं देखें 2023 अगस्त 2025 से अगस्त 23 अगस्त 2024 से पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। और दूसरा जो अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 23 अगस्त 2025 में। उसकी जो थीम रखी गई आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। क्योंकि यहाँ पे हमारे 50 वर्ष हो गए थे जब हमने पहला अपना उपग्रह लॉन्च किया था। कौन सा? आर्यभट्ट। उसके आगे हम देख लेते हैं उपग्रह से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें कि उपग्रह क्या होते हैं। कोई खगोलीय पिंड या फिर मशीन हो सकती है जो किसी ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। अगर हम देखें हमारी पृथ्वी है और इसके आसपास जो चक्कर लगा रहे हैं अपनी कक्षा में, तो वो क्या है? उपग्रह हैं। कई उपग्रह हैं जो सैकड़ों जो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा एक उपग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके अलावा इंसानों द्वारा निर्मित बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अंतरिक्ष में लगी हैं। जैसे उदाहरण के लिए आर्यभट्ट जो हमारा उपग्रह था वो। और उपग्रह कितने प्रकार के? 2 प्रकार, एक प्राकृतिक और एक हमारा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो हम बना के स्वयं भेजते हैं, तो मनुष्य द्वारा उपकरण से बनाए जाते हैं। और चंद्रमा पर जो चट्टानों से जुड़े हुए बने हुए होते हैं वो प्रकृति द्वारा चक्कर लगा रहे हैं। उसी के बाद में आगे हम देख लेते हैं समाचार पत्रों में आदित्य L1 था वो कब लॉन्च किया गया? C57 के द्वारा 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ये पृथ्वी जो सूर्य की कोरोना परत है जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, एक फोटोस्फीयर होती है, कोरोना होती है। जो हमें जो कोरोना होती है, कोरोना परत उसकी जो कब दिखाई देती है? क्रीट बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो वो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई। उसके अध्ययन के लिए हमने आदित्य L1 भेजा। L1 क्या होता है? ये लैग्रांज पॉइंट होते हैं जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है और कोई वस्तु वहाँ पर स्थिर हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जब वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही होती हैं। उपग्रह के बारे में बात करें, भारत में उपग्रह का क्या इतिहास रहा है? तो भारत में अंतरिक्ष जो कार्यक्रम का आरंभ 1962 से प्रारंभ हुआ था। जो डॉक्टर विक्रम जो साराभाई थे उनकी अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, उसका गठन हुआ था उसी के तहत। उसी के बाद 1963 में थुम्बा से हमने पहला जो अपना साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसी के साथ में और जो पहला रॉकेट
देखो आप क्या है, 1963 में केरल में तुम्बा में साउंडिंग लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई थी और उससे उन्हें 1963 में नवंबर में जो अपना पहला नाइक अपाचे था उसको वहाँ से लॉन्च किया गया था। अब आगे देख लेते हैं 15 अगस्त, ये तो पता ही है आपको, इसरो की स्थापना हो गई है। 1972 में अंतरिक्ष आयोग बना, अंतरिक्ष आयोग के तहत इसरो को लाया गया और 19 अप्रैल 1975 में तो आर्यभट्ट नामक उपग्रह हमारे द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब हम देख लेते हैं जो हमारी पृथ्वी की कक्षाएं हैं, उपग्रहों के लिए कौन कौन सी कक्षाएं होती है। होती है ऊंचाई के आधार पर, एक कोण के आधार पर और एक कार्य करने के आधार पर। जब ऊंचाई के आधार पर हम बात करें, एक होती है लो ऑर्बिट। लो ऑर्बिट क्या होती है, जो पृथ्वी की सतह 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है, तो उसे लो ऑर्बिट कहा जाता है। और इसमें इस कक्षा में जो उपग्रह होते हैं वो 90-180 मिनट में पृथ्वी का पूरा एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। इस कक्षा में जो हमारे क्या बोलते हैं, सिंदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह होते हैं उनको यहाँ पे क्या लगाया जाता है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या होते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर जो मतलब खनिज हैं, पानी की स्थिति, वन की स्थिति और सड़कों की स्थिति आदि बारे में जो रिमोट का सेंसिंग करते हैं, दूर से ही सेंस करते हैं, उन्हीं को क्या बोला, रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि जो हमारे मध्यम उपग्रह क्या रहते हैं, वो 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इस जो अपना चक्कर है, ये पृथ्वी का चक्कर 6 से 8 घंटे में एक पूरा कर लेते हैं। ये मुख्यतः नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, जैसे हमारा IRNSS, तो इंडियन रीजनल नेवलिंग सैटेलाइट जो है वो नाविक यहाँ पे लगाया गया है, जैसे USA का नाविक लगाया गया है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं आप आगे देख लेते हैं हम उच्च कक्षाएं क्या होती हैं, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, जो हाई या फिर जियो अर्थ ऑर्बिट या हाई अर्थ ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्यतः जो संचार उपग्रह होते हैं हमारे, उनको स्थापित किया जाता है, जैसे कि इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट और जीसैट, तो इनको जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होती है उनको यहाँ पे किया जाता है। देखो जी, लियो हो गई छोटी 2000 तक, उसके बाद 36,000 के मध्य तक हमारी मियो हो गई, उसके बाद जियो या हियो के नाम से जिसको हम जानते हैं वो हो गए। अब देखते हैं कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कैसी, एक होती है हमारी सूर्य तुल्यांक की, आपने दियो सुना का सन सिंक्रोनस, एक होता है जियो सिंक्रोनस, वो इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। अब क्या होती है हमारी जो सूर्य तुल्यकालिक जो उपग्रह हैं, वो निम्न कक्षा का एक उपग्रह है जो 500 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपस्थित होता है। यह उपग्रह ध्रुव से होते हुए दक्षिण और जो साउथ और नॉर्थ क्या चक्कर अपना पूरा करते रहते हैं। ये सैटेलाइट हमेशा एक ही, जो हमारा PSLV है ना, उसी के नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसी के लिए बनाया गया था। जो ध्रुवीय कक्षा तो जियो सिंक्रोनाइज, वो जो सन सिंक्रोनाइज जो उपग्रह थे उनको लॉन्च करने के लिए उसको बनाया गया था। फिर एक हमने GSLV बनाया, भारी रॉकेट होते हैं 36,000 से ऊंचाई तक लॉन्च करने के लिए, इसके लिए हमारा GSLV बनाया गया, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसी के लिए बनाया गया था। उसी के बाद एक प्रकार के सैटेलाइट होते हैं जो एक ही स्थान पर आ जाते हैं। एक प्रकार के सैटेलाइट हमेशा एक ही स्थान पर एक ही स्थानीय समय पर एक ही स्थान पर आ जाता है। उदाहरण के लिए कोई सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह 12 बजे भोपाल के ऊपर से गुजरता है, स्थायी देता है और फिर अगले दिन उसी समय 12 बजे तक आ जाता है, मतलब एक पूरा चक्कर लगाते हैं। वहीं देखें हम उपग्रह उच्च वेदन क्षमता वाले, इसमें कैमरे लगे होते हैं, जैसे सुदूर संवेदन उपग्रह IRS जिनको बोलते हैं हम, कार्टोसैट, ओशियनसैट, मैटर ट्रॉपिक्स, जो भी हमारे मौसम से संबंधित घटनाओं के लिए होते हैं वो इनमें लगाए जाते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं, भूस्थिर कक्षाएं या भूतल्यकालिक। पहली कौन सी थी, सन स्टेशनरी जो सैटेलाइट थी वो मैंने बता दी। अब ये कहता भू जो 36,000 किलोमीटर के ऊपर गति करते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर सैटेलाइट लगाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ये मुख्यतः हमारे हियो या जियो के अंतर्गत आते हैं। ये उपग्रह फुटप्रिंट सबसे बड़ा होता है, लगभग कितना देखने को मिलता है, 42% क्षेत्रफल, अर्थात पूरे पृथ्वी पर सिग्नल प्राप्त करने के लिए केवल 3 ही सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, जैसे कि GSAT या INSAT लगाया जाता है, मुख्य रूप से इसी के अंतर्गत आते हैं। आप देखते हैं हम कार्य के आधार पर, तो मौसमी उपग्रह ऐसे उपग्रह जो ध्रुवीय परिक्रमा करते हैं। अभी हमने बताया था कि जितने भी INSAT वगैरह हैं वो किस में लगाए जा रहे हैं, तो मौसमी उपग्रह के रूप में लगाए जा रहे हैं, वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वो लगाए जा रहे हैं। जैसे मैटर ट्रॉपिक्स हुआ हमारा, सरल वगैरह है, वो इसमें आते हैं। संचार उपग्रह GSAT वगैरह, जिस जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है हमारी उसके अंतर्गत आते हैं, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस या हमारा जो जियो ऑर्बिट में लगाया जाता है। हमारा जियो सिंक्रोनस जो हमारी बड़ी जो हाई या अर्थ ऑर्बिट है उसमें ये स्थापित किए जाते हैं। इनमें क्या होता है, जो सिग्नल्स के लिए जो ट्रांसपोंडर्स का उपयोग किया जाता है, उसमें एम्पलीफाइड का यूज़ भी किया जाता है, और क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे
अवस्थित होते हैं तो हमें क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करना होता है। जैसे इसके अंतर्गत टेलीफोन, इंटरनेट से जुड़े हुए सैटेलाइट आते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वैज्ञानिक उपग्रह जो शोध के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आदित्य L1 हुआ। अभी हमने जो है तो क्या है, एक तरीका ये उपग्रह हमारा वैज्ञानिक उपग्रह है। हमारे द्वारा चंद्रयान 3 भेजा गया है, तो वो क्या है, हमारा वैज्ञानिक उपग्रह है। ऐसी मतलब जो चुंबकीय, अंतरिक्ष विकिरण, वायुमंडल, सूर्य, अन्य तारे, ग्रहों व खगोलीय पिंडों की जो घटनाएं हो रही हैं उनसे जुड़ा हुआ डेटा इकट्ठा करते हैं, तो वो वैज्ञानिक उपग्रह होते हैं। वहीं देखें सुदूर संवेदी उपग्रह, तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है किसी भौतिक पदार्थ से सीधे संपर्क में ना आकर दूर से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ही सुदूर संवेदी कहलाता है। जैसे कार्टोसैट वगैरह इसी के अंतर्गत आते हैं। हम देखें नौवाहन, तो रोज़ ज़रूरत पड़ने की जानकारी है, लाइव ट्रैकिंग, डिटेक्ट, मेज़र व लाइव लोकेशन आदि को उपलब्ध करने के लिए ये इनका उपयोग किया जाता है। जैसे GPS अमेरिका का हुआ, ठीक है, गूगल मैप वगैरह का यूज़ कर लेते हैं हम, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे नौवाहन उपग्रहों के अंतर्गत। अब देख लेते हैं हमारे जो भारत की जो तकनीकी है मुख्यतः प्रेक्षेपण यान तकनीक उनके बारे में। तो सबसे पहले थी SLV सैटेलाइट लॉन्च मेकर, फिर SLV बनाई, फिर हमारी PSLV, GSLV, RLV या फिर LVM के नाम से आप भी इसको जान सकते हो, इनका यूज़ किया है। अब ये LVM देखो, GSLV को और LVM कहा जाने लगा। ये क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल थे। अभी ये क्या है, हमारे यहाँ पे प्रायोगिक अवस्था में देखे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें SLV के बारे में, तो 1980 में सफल परीक्षण किया गया। ये चार चरणों का प्रक्षेपण यान है। इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता था, और जो उस समय बनाया गया था तो कितना 40 किलोग्राम भार तक का उपग्रह लॉन्च करता था, और जो भी किसमें लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करता था। और जो रोहिणी उपग्रह इसी से लॉन्च किया गया था हमारा 1980 में। उसके बाद में आता है हमारा जो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये SLV जो 3 का संवर्धित रूप था। 150 किलोग्राम तक के भार वाला उपग्रह जो पृथ्वी की निचली कक्षा है उसमें लॉन्च कर सकता था। उसके अंदर निचली कक्षा कितने समय तक, कितने तक होती थी, 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। और ये 5 चरणों वाला होता था। जो पहला वाला था वो 3 चरणों वाला था होता था, ये 5 चरणों वाला होता था, जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता था। इसमें प्रेक्षेपण यान मार्ग से भटक जाता था, और वहीं इसकी तकनीक क्या, यदि यह प्रेक्षेपण यान मार्ग से भटक जाता है तो इसे वहीं पर समाप्त करने की तकनीक थी इसमें। मतलब ये इधर उधर भटक गया, अगर उस कक्षा में स्थापित नहीं कर पा रहा है जहाँ हमने निर्देशित किया है, तो उसको हम वहाँ पे समाप्त कर देते थे। उसके बाद में आता था हमारा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है PSLV को। इसकी जो सक्सेस रेट है 97% के आसपास देखी जाती है। 1993 में विकसित किया गया 1600 किलोग्राम तक के उपग्रहों को, जो हमारी लो अर्थ पे कक्षा में तथा हल्के जो उपग्रह होते थे उनको जियो और अर्थ ऑर्बिट में भी ये क्या करता, स्थापित कर देता था। इसके 4 चरण होते थे। प्रथम और तृतीय में तो ठोस होता था, और जो द्वितीय व चतुर्थ होता था तो उसमें किसका, द्रव ईंधन था, उसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में हम देखें इसकी दक्षता विश्व में सर्वाधिक है। विश्व में एक ऐसा प्रेक्षेपण यान है जिसकी सर्वाधिक सफलता दर देखी जाती है। कार्टोसैट, रिसोर्ससेट, चंद्रयान फर्स्ट, मंगल मिशन इनके द्वारा हमने लॉन्च किए गए थे। जो चंद्रयान हमारा फर्स्ट था तो C11 है ये, इसको आप सेकंड मत करना। C11 2008 में लॉन्च किया था हमने अक्टूबर में। मंगलयान C25 के द्वारा हमने ये लॉन्च के साथ में अभी जो हमने आदित्य L1 भेजा है वो भी C57 से भेजा गया है। 57 याद रखिएगा। अब आगे हम देख लेते हैं जो हमारे GSLV थे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इनके बारे में। तो इसका जो विकास किया गया था वो हमारा सन 2000 में देखने को मिल जाता है। इसके साथ जो GSAT श्रृंखला के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता था। 3 चरणों वाला रॉकेट है। पहला जो चरण है उसमें क्या होता है, ठोस होता है, और द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक होता है। तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। क्रायोजेनिक क्या होता है, जो भी आसपास वातावरण में जो चीज़ें उपस्थित हैं उन्हीं का प्रयोग करके अपनी पावर ड्राइव करता है। तो इसमें क्या है, द्रव में क्या रहता है, जो द्रव हाइड्रोजन रहता है, जो हमारा निम्न ताप पर जो क्रायोजेनिक तकनीक क्या होता है, तो द्रव हाइड्रोजन है उसको -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि जो द्रव ऑक्सीजन है उसको 183 डिग्री सेंटीग्रेड को उपयोग करता है। उसके बाद में ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मंगलयान कक्षा में कब प्रवेश किया गया था, तो ध्यान रखना 2013 नवंबर में लॉन्च किया गया था, और 24 सितंबर 2014 में ये अपनी कक्षा में पहुंच गया, लगभग 11 माह के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं जो भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में। तो क्या क्या उपलब्धियां हमारी अंतरिक्ष क्षेत्र में, जैसे कि हमने सबसे पहले 19 अप्रैल 1975 में जो लॉन्चिंग वाहन था, हमारा नहीं था, हमने दूसरे देशों से लॉन्च किया था, कॉस्मोस 3M भारत का पहला उपग्रह था ये। वहीं देखें भास्कर जो 7 जून
हम ये नहीं देखेंगे, पूरी डेट नहीं बोलेंगे। 1979 में लॉन्च किया गया सी इंटर कॉस्मोस के द्वारा। उसके बाद हमारे द्वारा हमारा जो उपग्रह था और हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल था और जो भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा, रोहिणी। सभी चीज़ें कौन सी थी इसमें भारतीय देखने को मिल जाती हैं। वहीं एप्पल हमारा पहला संचार उपग्रह था, 1981 में छोड़ा गया। इनसेट हमारा पहला मौसमी उपग्रह था। उसका मैटसेट जो PSLV से लॉन्च किया गया था, भारत का पहला मौसमी उपग्रह था जो दूरसंचार विज्ञान मौसमी विज्ञान से संबंधित था। लेकिन मौसम संबंधी पहला कौन सा था, तो मैटसेट हमें देखने को मिल जाती है। कल्पना 1 जिसे हम बोलते हैं। एडुसेट जो एजुकेशन के लिए भारत का पहला उपग्रह था। हैमसेट ये रेडियो संबंधी उपग्रह था। मेगाट्रॉपिक्स, तो मेगाट्रॉपिक्स हमने जो वायुमंडलीय परतों का अध्ययन करने के लिए भेजा है, किसकी सहायता से, फ्रांस की सहायता से। वहीं हम देखें तो मंगलयान देखो नवंबर में भेजा था और सितंबर में पहुंच गया था और ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। गगनयान अभी प्रस्तावित है, भारत का पहला मानव मिशन है। 27 से 28 में भेजे जाने की पूरी संभावना है। इनकी क्या है, जो भी लक्ष्य रखे जाते हैं बदलते रहते हैं। सत्यभामा जो ग्रीन हाउस संरक्षण से जुड़ा हुआ जो डेटा है उसका संग्रहण करने के लिए हमने लॉन्च किया था। वहीं एस्ट्रासेट जो हमने PSLV-C30 के द्वारा भेजा गया है। भारत की जो खगोलीय वेधशाला है, भारत की पहली खगोलीय वेधशाला के रूप में से हमने लॉन्च किया है। उसी के बाद में बोलते हैं हमारे यहाँ पे सबसे प्रमुख C37 के द्वारा हमने 104 उपग्रह भेजे थे और ये सर्वाधिक उपग्रह एक बार में लॉन्च किए थे और अलग अलग अपनी कक्षाओं में ये अच्छी तरीके से स्थापित हो गए थे। उसके बाद में चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में हमने भेजा था जो GSLV M3M1 के द्वारा, और जिसका जो यहाँ पर जो इम्पैक्ट हुआ था, जो रोवर गिरा था, उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना गया था। वहीं देखें नाविक उपग्रह हमने 2023 में इसकी क्या जो अन्य उपग्रह भेजे जाते हैं इसमें 7 लगे हुए हैं और इसको हमने 2016 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इसको संचालित नहीं किया था, तो संचालित तो हमारा 2020 के आसपास में हमें देखने को मिल गया था। तो नाविक के लिए हमने NVS से बन से जुड़ी हुई क्या इनको रिप्लेस करते रहते हैं। 7 सैटेलाइट घूम रहे हैं तो ख़राब हो जाती हैं, तो इनको क्या रिप्लेस करते रहते हैं। तो उसके बाद में देखा आदित्य L1 2 सितंबर को भेजा गया C57 के द्वारा, याद रखिएगा T37 और 57 सूर्य के अध्ययन के लिए। उसके बाद में PSLV एक्सोपोसेट जो हमारे अंतरिक्ष है उसका अध्ययन करने के लिए ये भेजा गया। उसके बाद में हम बात करें जो एक्सियोम मिशन अभी भेजा गया जिसमें शुभांशु शुक्ला जी गए थे, प्राइवेट मिशन के रूप में था। उसके अनुसार हमने 30 जुलाई 2025 में भेजा गया GSLV F16 के द्वारा जो भारत और नासा का संयुक्त उपग्रह था। वहीं देखें COMS-03 मिशन हमने LBM-3M5 के द्वारा भारत का सबसे भारी उपग्रह जो लगभग 4400 किलोग्राम का था उसे हमने भेजा था। कुछ देखें कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत रूस की सहायता से छोड़ा गया था। वहीं एप्पल फ्रेंच गुयाना क्रूज से प्रक्षेपित किया गया था। निसान नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, इसका पूरा फुल फॉर्म। गगन GPS एडेड जियो एगमेंटेड जो नेविगेशन है हमारा वो है हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसरो के द्वारा 2015 में से हमने गगन को लॉन्च किया था। आदित्य L1 इसमें जो वैज्ञानिक उपकरण है उनकी संख्या कितनी देखने को मिल जाती है, हमें 7 देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं तो अब जो हमारे मुख्य जो नाविकों से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे GPS क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक वैसे है किसका सिस्टम है, तो हमें ये अमेरिका का देखने को मिल जाता है उसमें। और ये GPS किसी भी मौसम में 24 घंटे काम करता है और GPS की जो तकनीक है उसको पहले रक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई थी, सेना द्वारा 1960 के दशक में इसको बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रमुख जो नेविगेशन सिस्टम है, देखो कैसे काम करता है। मेथड है बाद में बात करूँगा मैं इसके बारे में। भारत का नाविक है, USA का जो नविस्टार GPS कहते हैं, और रूस का ग्लोनास है, चीन का वायदू है। सीधा क्वेश्चन बनता है IMP को लिख लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है और क्यूजस के नाम से जापान का जाना जाता है। वहीं देखें इसमें उपयोग किए जाने वाली चीज़ें कौन सी, एक स्थान एक लोकेशन बताता है, समय सटीक टाइमिंग बता देता है, मानचित्र देश व नक्शे वगैरह बता देता है, ट्रैकिंग आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी वस्तु पर अपने ट्रैकर लगा देते हैं तो उसकी लाइव लोकेशन बता देता है। और नेविगेशन के बारे में बात करें, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुँचने के बारे में भी हमें अच्छी तरीके से बता देता है। अब हम देख लेते हैं GIS क्या है। तो GIS का अर्थ होता है किसी भी जगह के बारे में एक भौगोलिक सूचना हमें बताना। क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेटिव सिस्टम। पृथ्वी की सतह पर भौतिक स्थिति का डेटा संग्रहण, विश्लेषण, कल्पना GIS कंप्यूटर आधारित उपकरण से करते हैं। स्थानीय संबंधी जो डेटा है और संबंधित पैटर्न है रुझानों की जांचें करता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग में लाती हैं, एक तो आप सबसे पहले हार्डवेयर होता है,
उसमें एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है, उसमें एक प्रोसेस फॉलो करता है वो, और डेटा जो दिया जाता है वो लोगों के माध्यम से दिया जाता है। तो 5 लोग होते हैं, मेथड, हार्डवेयर, पीपल्स, डेटा व सॉफ्टवेयर। ये देखने को मिलता है। उपयोग हैं पुरातात्विक कार्यों की खोज में, वैज्ञानिक अनुसंधानों में, मानचित्रण को विजुअलाइज, गूगल मैपिंग करना, प्राकृतिक संसाधनों का विश्लेषण करना, पर्यावरण संरक्षण में व जैव विविधता के आकलन में इसका प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखें युक्तिधारा। युक्तिधारा क्या है? एक रिमोट सेंसिंग हमारा पोर्टल है जिसमें हम जीआईएस संबंधी जो भी डेटा है उन डेटा की मदद से हम जो भी मनरेगा संपत्तियां हैं उनको सुविधाजनक बनाने का इसमें कार्य कर। आपने पता होगा जो मनरेगा कार्य होते हैं उसमें जो डेटा को अब आकलन किसके द्वारा किया जाता है? युक्तिधारा के माध्यम से किया जा रहा है। अब है जुलाई 2003 में 2 जुलाई 2025 में सुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले इसरो अंतरिक्ष यात्री बने। एक्सियोम मिशन 4 में अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन इन्होंने क्या है वहाँ से बताया। उनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं तो हमारे गोवा प्लान को साकार कुछ तथ्य महत्वपूर्ण उनके बारे में कि जो आर्यभट्ट था भारत का छोड़ा गया पहला उपग्रह था। अब अंतरिक्ष यात्रियों के विभिन्न जो हमारे यहाँ से जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं व्योमनोट्स। उसके बाद में चीन के लोग उनको बोलते हैं टाक्योनोट्स, और जो कॉस्मोनोट्स हैं वो रूस के हैं, और एस्ट्रोनोट्स हैं उन्हें हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। अमेरिका में उनको एस्ट्रोनोट के नाम से, कॉस्मोनोट्स रूस में, टाक्योनोट्स चीन में, और व्योमनोट्स, व्योम माने व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष। अगर हम संस्कृत का शब्द लें व्योम और तो ये उसका अर्थ होता है अंतरिक्ष। वहीं देख स्पुतनिक फर्स्ट, तो स्पुतनिक फर्स्ट क्या था? तो ये रशिया का जो सोवियत संघ था पहले द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह था। स्पुतनिक जो सेकंड था उसमें जो पहला जीवित प्राणी भेजा था उसका नाम क्या था? जो कुतिया थी, डॉग बोल सकते हैं, उसका नाम लाइका था। तो हमने अंतरिक्ष में भेजा गया था। वहीं यूरी गागरिन सोवियत संघ में यूरी गागरिन मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा करने का कीर्तिमान इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। वहीं देखें वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये कौन थी? ये सोवियत संघ की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। नील आर्मस्ट्रांग, ये चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 3 अप्रैल 1984 को। अपोलो मिशन के बारे में और अपोलो 11 के बारे में आप सुना होगा। तो नील आर्मस्ट्रांग थे, ये चंद्रमा पर पहले व्यक्ति थे। और भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? इस्कॉन लीडर राकेश शर्मा गए थे। कल्पना चावला, ये 1997 में जो मिशन STS था उसके अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। 2003 में जो कोलंबिया शटल नष्ट होने से इनकी क्या हो गई? उसी में मृत्यु हो गई थी। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया किसको बोलता है? टेसी थॉमस को बोलते हैं। और रॉकेट मैन किसको बोला जाता है? के सिवान जी को रॉकेट मैन बोला जाता है ऑफ इंडिया। मिशन शक्ति क्या होता था? 2019 में हमने जो सैटेलाइटों को ध्वस्त करने के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की और ऐसे विकसित करने वाला भारत चौथा देश बन गया। व्योममित्र क्या है? तो व्योममित्र जो मानव युक्त गगन मिशन में एक अर्ध मानवीय रोबोट है जिसे व्योममित्र इसरो द्वारा बनाया गया। भुवन क्या है? इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे देश के किसी भी क्षेत्र का 3D मैप बना सकते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु भाषाओं उपलब्ध है हमें। वहीं हम बोलें चेरनोबिल टेलीस्कोप क्या है? तो मेक वेधशाला जो लद्दाख में उन्होंने स्थापित की है अभी, इसका नाम क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोबिल एक्सपेरिमेंट के रूप में जाना जाता है। और मेक एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची जो वहाँ पर टेलीस्कोप लगाई गई है। वहीं हम देखें ऋतु करदार जी कौन थी? तो जो हमने मंगल मिशन के उपनिदेशक इसरो वैज्ञानिक ऋतु करदार श्रीवास्तव को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से। देखो रॉकेट मिसाइल मैन कौन था? हमारे APJ अब्दुल कलाम। वो मिसाइल वुमेन कौन थी? तो हमारी टेसी थॉमस जी। और मिसाइल मैन कौन है? हमारे के सिवान। और रॉकेट मैन कौन है? के सिवान। और रॉकेट वुमन कौन है? तो ऋतु करदार जी के नाम से हम इन्हें ख्याति प्राप्त है। दोस्तों इसमें हमने जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसके बारे में चर्चा कर ली। अगली वीडियो में हम रक्षा प्रौद्योगिकी लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।